हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहां पे 3 इक्वेशंस दिए हैं। पहले इक्वेशन में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दूसरे में लिखा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और तीसरे में लिखा है x प्लस 2y प्लस लैम्बडा z इक्वल टू म्यू हैव। फर्स्ट दिया है नो सॉल्यूशन, सेकंड दिया है यूनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड दिया है मोर देन वन सॉल्यूशन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके पहले हमने कंसिस्टेंसी के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सभी प्रॉब्लम में इस टाइप की 3 इक्वेशंस दिए थे और वो पर्टिकुलर गिवन सिस्टम को हमने चेक किए थे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट होता है तो फिर वहां पे या तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है, और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट ही नहीं है तो वहां पे नो सॉल्यूशन ऐसा हमें लिखना होता है। तो यहां पे फिलहाल जो गिवन सिस्टम दिया है, देखो गिवन सिस्टम में लैम्बडा और म्यू यहां पे अब्सेंट है। वैसे लैम्बडा और म्यू का क्या वैल्यू होगा ताकि ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो या ना हो वो हमें यहां पे चेक करना है। लैम्बडा और म्यू का वैल्यू हमें बस गेस करना है कि क्या हो सकता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हमें सॉल्व करना है कि नो सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, मोर देन वन सॉल्यूशन कब आएगा लैम्बडा और म्यू की वैल्यूज के लिए, वो हमें यहां पे चेक करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये गिवन 3 इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन सिस्टम जो गिवन 3 इक्वेशंस है वो हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये हमने गिवन 3 इक्वेशंस यहां पे लिख लिए हैं और अब हमने जैसा कहा ये गिवन तीनों इक्वेशंस को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो ये हम यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें पुट करना है। तो देखो यहां पे 3 मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक है, पहला मैट्रिक्स रहेगा दैट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स रहेगा दैट इज अननोन मैट्रिक्स और तीसरा मैट्रिक्स रहेगा दैट इज कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, पहला मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसमें हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स है वो हमें पुट करना है। जैसे पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है 1 1 1, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में है 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 2 3 और थर्ड इक्वेशन में है दैट इज 1 2 और लैम्बडा, तो हम लिखेंगे 1 2 और लैम्बडा। ठीक है, और इस सेकंड में अननोन मैट्रिक्स में आएगा दैट इज एक्स वाई जेड और जो राइट साइड में है उसमें आएगा 6 10 और म्यू, तो हम लिखेंगे 6 10 और म्यू। इस तरह से हमने गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए। ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने पुट किया है उसमें जो पहला जो मैट्रिक्स है इसको हम मान के चलेंगे एज अ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जो लास्ट जो मैट्रिक्स है इसको हम मान के चलेंगे एज अ बी मैट्रिक्स और जो बीच में जो मैट्रिक्स है उसको हम मान के चलेंगे एज अ एक्स मैट्रिक्स। तो इसके थ्रू हमें क्या इक्वेशन मिलता है, इसके थ्रू हमें इक्वेशन मिल जाएगा देयरफॉर ax इक्वल्स टू b, हमें ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, तो ax इक्वल्स टू b। यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है, तो चलो वो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। तो ये तीनों मैट्रिक्स को हमने यहां पे मेंशन कर लिया है और ये जो हमने इक्वेशन यहां पे लिखा है ax इक्वल्स टू b, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब हमें यहां पे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करने के लिए आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करना होता है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसको कंबाइन करके ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। हम उसको कहेंगे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी। तो ये हम यहां पे लिखेंगे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे सी मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज सी मैट्रिक्स, और ये हमें ए और बी को कंबाइन करके तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा है सी इक्वल्स टू दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म में ए कोलन बी, इट मींस दैट इज ए और बी को कंबाइन करना है। तो चलो हम यहां पे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये हम लिखेंगे सी और सबसे पहले हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स है 1 1 1 1 2 3 एंड 1 2 लैम्बडा। ये हो गया ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। और अब हमें बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखना है, तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हम यहां पे लिखेंगे 6 10 और म्यू, इस तरह से। ठीक है, और यहां पे हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। देखो इस तरह से। तो ये हमने ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिए ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके। अब हम कंसिस्टेंसी चेक करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को, ये जो हमने सी मैट्रिक्स तैयार किए हैं, इसको हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करो, क्या ये मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है? नहीं, तो इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके यहां पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हम 0 करेंगे। एक बार लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 हो गए तो वो हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो यहां पे ये जो 1 है, यहां पे हमें 0 लेके आना है, ये जो 1 है यहां पे भी 0 लेके आना है, और ये जो 2 है यहां पे भी हमें 0 लेके आना है। इधर भी अगर 0 आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये 3 प्लेस पे तो हमें 0 लेके आना ही है। अगर ये 3 प्लेस पे 0 आ गया तो फिर हम आसानी से कंसिस्टेंसी वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहां पे लैम्बडा है, यहां पे 0 आने के चांसेस वैसे भी बहुत कम है, लेकिन ये 3 प्लेस पे तो 0 एटलीस्ट आना ही चाहिए, तो ही वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माना जाएगा। तो यहां पे ये 3 प्लेस पे 0 लाने के लिए हमने क्या कहा, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, और ये है थर्ड रो। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड रो में हम यहां पे 0 लाएंगे और थर्ड रो में भी यहां पे हम 0 लाएंगे। तो उसके लिए उसका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करो। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे सेकंड रो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ठीक है, उसी तरह से थर्ड रो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड रो और थर्ड रो में चेंजेस हो जाएंगे। तो यहां पे न्यू मैट्रिक्स बनेगा। देखो न्यू मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 1 1 1 और 6, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज। सेकंड रो में क्या आएगा, देखो सेकंड रो के लिए हमें ये इक्वेशन का यूज करना है, R2 माइनस R1 करना है। तो R2 के एलिमेंट्स यहां पे रखो, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव R1 के जो एलिमेंट्स है वो यहां पे रखो। ठीक है, तो 1 यहां पे आएगा, ये 1 यहां पे आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0, देन 2 माइनस 1 1, देन यहां पे 3 माइनस 1 तो ये 2, देन ये 10 माइनस 6 तो ये 4, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने R2 माइनस R1 कर लिए, और अब इसके बाद R3 माइनस R1 करना है, रो 3 के एलिमेंट्स माइनस रो 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसा आपने रो 2 के साथ किए थे बिल्कुल वैसा ही आपको रो 3 के साथ भी करना है। तो 1 माइनस 1 अगेन 0, 2 माइनस 1 तो ये हो गया दैट इज 1। ठीक है, देन ये यहां पे लैम्बडा माइनस 1 तो ये हो गया लैम्बडा माइनस 1। ओके, और ये म्यू माइनस 6 तो सिंपली यहां पे म्यू माइनस 6 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो फाइनली जस्ट अ मिनट, तो ये हम लिखेंगे म्यू माइनस 6। ये देखिए, ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। फिलहाल ये हमने क्या किए, ये हमने यहां पे R2 और R3 के फर्स्ट प्लेस पे हमने 0 ला लिए। लेकिन क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि ये 3 प्लेस पे 0 चाहिए, उसमें से 2 प्लेस पे 0 आ चुका है, और अब हमें ये प्लेस पे 0 लेके आना है। ये देखो, ये जो 1 यहां पे लिखा है, यहां पे हमें 0 लेके आना है। अगर यहां पे 0 आ गया तो फिर हम आसानी से कंसिस्टेंसी की प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां थर्ड रो में हमें अगर यहां 0 चाहिए तो इसका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ आप कभी मत करो। अगर आप इसका कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ करोगे तो ये जो 0 आया था ये हट जाएगा, फिर वहां कोई नया नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको थर्ड रो का कैलकुलेशन फर्स्ट रो के साथ नहीं सेकंड रो के साथ करना है। तो अगर इसका कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करना है तो यहां पे देखो बीच में ऑलरेडी 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें R3 माइनस R2 करना है। तो ये हम लिखेंगे R3 के लिए कैलकुलेशन दैट इज R3 माइनस R2। ठीक है, तो R3 माइनस R2 करने पर देखो क्या होता है, नया मैट्रिक्स बनेगा सी मैट्रिक्स। तो देखो सी मैट्रिक्स हम यहां पे बनाएंगे, फर्स्ट रो सेम रहेगा, फर्स्ट रो के साथ कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। सेकंड रो भी फिलहाल एज इट इज रहेगा। ये देखिए सेकंड रो, वो इसीलिए क्योंकि हमें थर्ड रो के लिए इक्वेशन तैयार करना है। हमें फर्स्ट रो और सेकंड रो से यहाँ पे बिल्कुल वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेना है, तो वो हमने लिख लिए। तो देखो अब थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, तो R3 माइनस R2 करना है। ठीक है, तो ये 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 तो ये 0, लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये होगा लैम्बडा माइनस 3। ओके, देन म्यू माइनस 6 माइनस 4 तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 10। ठीक है, फिर से हमें ये मिटाना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे म्यू माइनस 10। देखिए इस तरह से, ये देखिए। ओके,
अब चेक करो, जो हमने 3 प्लेस की बात की थी, क्या वो तीनों प्लेस पे 0 आ चुका है? ठीक है, हमने ये 3 प्लेस की बात की थी, तो ये देखिए वो तीनों प्लेस पे 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हम अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। तो अब हम यहां पे कंसिस्टेंसी की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहां पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम फिर से यहां पे आपको बता देते हैं। देखो इधर हम यहां पे पार्टीशन कर लेते हैं, उससे ए और बी को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। यहां पे भी हम यहां पे पार्टीशन कर लेते हैं। देखो यहां पे हमने पार्टीशन कर लिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स में यहां पे ए मैट्रिक्स भी है और बी मैट्रिक्स भी है। ये जो नया है, ठीक है, ये है ए मैट्रिक्स, और जो इधर का है ये है बी मैट्रिक्स, और ए और बी को कंबाइन करके हमने सी बनाए थे, ऐसा हो गया वो, ठीक है। तो यहां पे अब कंसिस्टेंसी की प्रोसेस क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पे देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो यहां पे लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, ठीक है। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू ऐसी क्या होगी ताकि सिस्टम नो सॉल्यूशंस दे, या फिर सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन दे, या फिर सिस्टम मोर देन वन सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आपको गेस करना है कि वो क्या होगी। तो यहां पे उसके लिए आपको सबसे पहले रैंक चेक करना पड़ेगा कि ये सी का रैंक क्या है। तो रैंक चेक करना काफी आसान है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है? द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स, पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रो है उनकी संख्या उसका रैंक होता है, ठीक है। तो यहां पे अभी हम फिलहाल अगर चेक करेंगे, ये जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स में सी का रैंक क्या है? सी का रैंक अभी हम कहेंगे 3। वो इसीलिए क्योंकि देखो सी के फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। सी के सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। सी के थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट 0 है? नहीं। इसका मतलब यहां पे तीनों रो नॉन जीरो रो है, इसका मतलब इसका रैंक हो गया 3, क्योंकि यहां पे 3 नॉन जीरो रो है इसलिए। लेकिन हमें यहां पे लैम्बडा और म्यू का वैल्यू कुछ लेना है। लैम्बडा और म्यू का कुछ ऐसा वैल्यू लेना है ताकि इस टाइप के सॉल्यूशंस निकले। तो लैम्बडा और म्यू का वैल्यू क्या ऐसा लेंगे कि नो सॉल्यूशंस आए? लैम्बडा और म्यू का वैल्यू ऐसा क्या लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन आए? लैम्बडा और म्यू का वैल्यू ऐसा क्या लेंगे कि मोर देन वन सॉल्यूशन आए? तो वो हमें डिसाइड करना है। तो चलो हम पहला नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे। इसका मतलब लैम्बडा और म्यू का वैल्यू कुछ हम ऐसा लेंगे ताकि नो सॉल्यूशन आए। और नो सॉल्यूशन कब आता है? नो सॉल्यूशन तब आता है जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो। सिस्टम जब कभी भी इनकंसिस्टेंट होता है तो वहां पे कोई भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं निकलता। और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब ए का रैंक और सी का रैंक मैच नहीं करता, तो ही सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहां पे ये देखो, ये है पूरा सी मैट्रिक्स और यहां पे बीच में है ए मैट्रिक्स। देखो ये है ए मैट्रिक्स। एक काम कर लेते हैं, इसको आसान करने के लिए हम यहां पे ए मैट्रिक्स को बाहर ले लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे हियर ए मैट्रिक्स। देखो ए मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 0 1 2 एंड 0 0 लैम्बडा -3। देखो ये है ए मैट्रिक्स। हमने इसमें से ए मैट्रिक्स को यहां से बाहर ले लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब ये है सी मैट्रिक्स और ये है ए मैट्रिक्स, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। तो नो सॉल्यूशन के लिए यहां पे ए का रैंक हम रखते हैं 2 और सी का रैंक हम रखते हैं 3। अब ये कैसे होगा? ए का रैंक 2 कब होगा? ए का रैंक 2 तब होगा जब ए में 2 नॉन जीरो रो हो, ठीक है। तो उसके लिए लैम्बडा का वैल्यू यहां पे हम मान लेते हैं, लैम्बडा का वैल्यू मान लेते हैं 3। अगर आप लैम्बडा का वैल्यू 3 रखते हैं तो यहां पे थर्ड रो में देखो, मैट्रिक्स ए में थर्ड रो में 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए का रैंक क्या हो जाएगा? ए का रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें 2 नॉन जीरो रो रहेंगे। देखो ये फर्स्ट रो नॉन जीरो रो है और ये सेकंड रो भी नॉन जीरो रो है। लेकिन थर्ड रो में जब आप यहां पे लैम्बडा के जगह 3 रख देंगे, देखो लैम्बडा के जगह जब आप 3 रख देंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो 0 रो हो जाएगा, नॉन जीरो रो नहीं रहेगा। तो यहां पे ए में फिर सिर्फ 2 नॉन जीरो रो रहेंगे, तो ए का रैंक हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन सी में अगर हम बात करें तो सी में देखो, यहां पे अगर आप लैम्बडा का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो यहां पे भी आपको लैम्बडा का वैल्यू 3 रखना है, ठीक है। लेकिन हमें रैंक सी का रैंक हमें अगर 3 करना है तो यहां पे म्यू का वैल्यू जो है वो हम 10 छोड़ के कुछ भी ले लेंगे। यहां पे जो 10 लिखा है, 10 को छोड़ो, कुछ और ले लो, अदर देन 10 कुछ भी ले लो। जैसे 6 ले लिए, 4 ले लिए, 8 ले लिए, कुछ भी ले लो, जो आपका मन करे वो आप ले लो। आपको कोई ऐसा नंबर लेना है ताकि यहां पे 0 ना आए। अगर यहां पे 0 आ गया,
अगर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 3 - 3, यहाँ पे तो 0 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे भी 0 आ गया तो फिर C का रैंक 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें C का रैंक 2 नहीं लाना है, C का रैंक हमें 3 लेके आना है। तो ऐसे में यहाँ पे म्यू का वैल्यू अदर देन 10 लिखो तो आसानी से C का रैंक 3 रहेगा और A का रैंक 2 रहेगा। तो चलो फिलहाल ये हमने आपको बता दिए कि नो सॉल्यूशन कब रहेगा। तो चलो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में वो सब लिख लेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1। ठीक है, केस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। केस 1 हम यहाँ पे लिखेंगे इफ लैम्बडा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ए का रैंक और सी का रैंक क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में देन हम यहां पे लिखेंगे देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा एंड रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ठीक है, देयरफॉर the system is inconsistent and there exists no solution देखो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। ओके, कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी ये इक्वल नहीं है, इसलिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हमने केस 1 में लिख दिया है। अगर लैम्बडा का वैल्यू 3 रखते हैं और अगर म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। देखो अगर लैम्बडा का वैल्यू 3 रखते हैं, फिर से बता रहे, देखो लैम्बडा का वैल्यू अगर 3 है तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा, तो यहां पे 0 और यहां पे 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे म्यू का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 10 है तो यहां पे 0 नहीं आएगा। इसका मतलब सी का रैंक 3 रहेगा और ए का रैंक 2 रहेगा। ठीक है, देखो हम आपको यहां और जैसे हमने यहां पे रखे थे, देखो ये हम यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं और यहाँ पे कुछ और वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, जैसे -2 रखते हैं। देखो ए का रैंक क्या हो गया 2, सी का रैंक क्या हो गया 3, इसका मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। समझ गए? तो ये हो गया केस 1। और अब चलो केस 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केस 2 के लिए सॉल्व करने के लिए चलो हम पहले वाला स्टेप जो है फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, लैम्बडा -3, म्यू -10 और लैम्बडा -3। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे केस 2। देखो केस 2 के लिए हमें सॉल्व करना है और किस टाइप के सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां हमें नो सॉल्यूशन जो पहला केस है वो हमने सॉल्व कर लिए। सेकंड में यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता है जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो और ए और सी का रैंक सेम हो और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर आना चाहिए। क्या कहा? दोनों का रैंक सेम होना चाहिए और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ अननोन, यहां पे अननोन कितने हैं? यहां पे 3 अननोन है, एक्स वाई जेड 3 अननोन है। तो अगर अननोन 3 है तो रैंक भी 3, इट मींस 3 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का रैंक सेम होना चाहिए। तो दोनों का रैंक सेम कब होगा? जब यहां पे अगर आप लैम्बडा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 ले लेते हैं और यहां पे भी म्यू का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों का रैंक सेम हो जाएगा। देखो हम यहां पे लिखते हैं, फिर आपको समझा के बताते हैं। इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 10, देन रैंक ऑफ ए इज 3 एंड रैंक ऑफ सी इज ऑल्सो 3। देयरफॉर के बजाय हम यहां पे लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ ए equals to rank of C equals to 3, therefore the system is consistent and there exists a unique solution। ठीक है, ये इस तरह से आपको स्टेटमेंट एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। देखो लैम्बडा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 छोड़ के कुछ और यहां पे हम लिख लेंगे। चलो यहां पे हम लिख लेंगे 4, तो ये हमने यहां लिख लिए 4। ठीक है, लैम्बडा का वैल्यू हमने यहां 4 लिख दिए, तो यहां पे भी हमें 4 लिख लेना है। ठीक है, और म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब कुछ और ले लो। चलो हम यहां पे ले लेते हैं 12। ठीक है, कुछ और ले लिए, तो यहां पे इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 4 - 3 तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हम यहां लिखेंगे 1। यहां 4 - 3 तो ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, और 12 - 10 तो ये हम यहां पे लिखेंगे दैट इज 2। ठीक है,
तो इस तरह से अगर यहाँ पे आपने 0 भी ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आपने लिखे दैट इज म्यू इक्वल टू 0 ऐसा इक्वल टू 10, सॉरी म्यू इक्वल टू 10 ऐसा अगर आपने लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने 0 डालिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रैंक ऑफ सी देखो अब क्या है, रैंक ऑफ सी 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 नॉन जीरो रो है, और रैंक ऑफ ए ये भी 3 है क्योंकि यहाँ पे भी 3 नॉन जीरो रो है। दोनों का रैंक सेम है, दोनों का रैंक 3 है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। ऐसे में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। ओके, तो ये 2 केसेस हमने सॉल्व कर लिए और अब है थर्ड केस, मोर देन 1 सॉल्यूशन। एक से ज्यादा सॉल्यूशन कब निकलते हैं? तो मोर देन 1 सॉल्यूशन तब निकलते हैं जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो, दोनों का रैंक सेम हो, लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से स्मॉलर हो। नंबर ऑफ अननोन क्या है? नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो वो दोनों का रैंक सेम होना चाहिए और वो नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ अननोन 3 है तो रैंक 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम यहां पे वो कैसे लाएंगे वो बताते हैं। तो ये हम यहां पे लिखेंगे केस 3। देखो केस 3 अब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा और म्यू का क्या वैल्यू लेंगे, तो ये हम यहां पे लिखेंगे इफ लैम्बडा इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 एंड रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू, ये भी 2 रहेगा। ठीक है, और हम यहां पे लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन यहां पे हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, ये आपको एग्जाम में भी ऐसा लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन से लेस है, इसीलिए therefore the system is consistent and there exist more than one solution, more than, just a minute, there exist more than one solution। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहां पे मेंशन कर लिए। देखो ये हमने जो लिखा है स्टेटमेंट, ये मोर देन 1 सॉल्यूशन के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है। क्या हमने लिया है? लैम्बडा और म्यू। तो लैम्बडा का वैल्यू हमने 3 लिया है और म्यू का वैल्यू हमने 10 लिया है। तो अगर आप लैम्बडा का वैल्यू यहां पे 3 रखते हैं, ठीक है, यहां पे भी 3 रखते हैं, और म्यू का वैल्यू यहां पे अगर आप 10 रखते हैं तो क्या होगा? तो देखो यहां पे इस तरह से हमने रखने के बाद ये 3 - 3 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे हम अब 0 लिख लेते हैं, सीधा सीधा इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 0। तो यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आएगा। तो ऐसे में देखो ए और सी का रैंक क्या है? तो ए का रैंक है 2 क्योंकि यहां पे 2 नॉन जीरो रो है। ए का रैंक हो गया 2, सी का रैंक भी 2 है क्योंकि यहां पे सी में भी 2 नॉन जीरो रो है। दोनों का रैंक 2 है, दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन से कम है। नंबर ऑफ अननोन 3 है, XYZ 3 अननोन है, नंबर ऑफ अननोन से कम है। इसका मतलब the given system is consistent and there exist more than one solution। तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, therefore the system is consistent and there exist more than one solution। जो थर्ड बिट जो सॉल्व करने के लिए कहा था वो थर्ड बिट भी हमने सॉल्व कर लिए। इसका मतलब यह है क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था, वो हमने यहां तक सॉल्व कर लिए। एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टाइम्स इसके पहले आ चुका है। ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो ये प्रॉब्लम फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले जो हमने इसके 6 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।